दोस्तों, एक 32 साल की खूबसूरत लड़की सूट सलवार पहनी हुई थी और सासाराम के एक गांव में वो लड़की भीख मांगने के लिए जा रही थी। दोस्तों, उसके कंधे पर ना एक बहुत बड़ी गठरी जो थी वो लटकी हुई थी। उसके हाथों में कटोरा था और वो लड़की सोच रही थी कि मैं सबसे पहले किसके घर में भीख मांगने के लिए जाऊं जहां पर मुझे भीख मिल जाए। क्योंकि दोस्तों अक्सर उसके साथ ऐसा होता था ना कि जब भी वो किसी के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए जाती थी तो पहली बार में लोग उसको घर से धक्का मारकर भगा दिया करते थे, तो उसकी बोहनी जो है वो खराब हो जाया करती थी। अब दोस्तों यही सब सोचते सोचते वो जो लड़की है ना गांव के अंदर चली जाती है और एक दरवाजे पर जब पहुंचती है तो दरवाजे के बाहर खड़े होकर अंदर आवाज़ लगाने लगती है। वो कहती है कि घर के अंदर कोई है। तो घर के अंदर से एक आवाज़ आती है और वो कहता है कि हाँ, कौन है, क्या बात है, बताओ। तब लड़की कहती है कि भैया मैं भीख मांगने के लिए आई हूँ। तब वो लड़का कहता है कि अरे यार, तुम लोग सुबह सुबह दरवाजे पर भीख मांगने के लिए चले आते हो, जाओ, अभी घर पर कोई नहीं है, मेरी जो माँ है वो बाजार गई हैं। तब दोस्तों वो लड़की कहती है कि भैया आप तो घर पर हैं ना, आप थोड़ा सा कुछ दे देंगे तो हमारे खाने पीने का इंतज़ाम हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, कुछ दे देंगे तो मैं जाकर बना लूँगी। तब दोस्तों वो लड़का भिखारिन को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है और फिर उससे कहता है कि एक बात बताओ, तुम लोग भीख मांगने का काम क्यों करती हो? तुम नौजवान हो, किसी के घर में जाकर काम काज कर सकती हो, पैसा कमा सकती हो। तब दोस्तों वो लड़की कहती है कि भैया थोड़ा सा अनाज हमें दे दीजिए और हमसे कुछ लेना है तो हमसे ले लीजिए, क्योंकि हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी है, जल्दी से हमको अनाज दे दीजिए। अब दोस्तों वो लड़का सोचता है कि कहीं ये लड़की मुझे कुछ और देने की बात तो नहीं कर रही है। लड़का सोचता है कि मौका काफ़ी अच्छा है और माँ भी घर पर नहीं है, घर पर मैं अकेला हूँ, अगर मैं इसको कुछ दूंगा और ये भी मुझे कुछ देने के लिए तैयार है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब दोस्तों वो लड़का अपने घर के अंदर जाता है और घर के अंदर से एक बहुत बड़ा कटोरा में चावल भर कर लेकर आता है और उस भिखारिन को उसके कटोरा में दे देता है। तब दोस्तों वो लड़की सोचती है कि देखो आज उसका कितना बढ़िया दिन है, क्योंकि आज पहली बार में उसको भीख मिल गया था। अब दोस्तों वो जो लड़की है ना उस लड़के के सर पर ऐसे हाथ रखकर उसको बहुत आशीर्वाद देती है और उसको कहती है कि भगवान हमेशा तुम्हारा भला करेगा, तुम ज़िंदगी में अपने बहुत पैसा कमाओगे, खूब अपनी ज़िंदगी में तरक्की करोगे, खूब आगे बढ़ोगे, मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अब दोस्तों इतना सब दुआ देने के बाद वो लड़की अपना झोला वोला उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन दोस्तों जब वो भिखारी लड़की वहाँ से जाने लगती है तो जो लड़का था वो उसको बुलाने लगता है और कहता है कि ओ रुको रुको, कहाँ जा रही हो। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही मैं रोज़ रोज़ आप लोग को सुनाता रहूँ। दोस्तों ये सच्ची घटना बिहार के सासाराम के एक गाँव की है। दोस्तों जो लड़का था ना वो उस लड़की को आवाज़ लगाकर बुला रहा था और दौड़कर पीछे से उसको पकड़ लेता है और उससे कहता है कि रुको, तुम कहाँ जा रही हो? तुम मुझसे बोली थी कि आप हमको कुछ दे दीजिए और मुझसे भी आप कुछ ले लीजिए, तो तुम मुझे बिना दिए कहाँ जा रही हो? तुम मुझे नहीं दोगी क्या? तब दोस्तों वो लड़की कहती है कि भैया मैंने आपको आशीर्वाद दिया है ना, और क्या चाहिए, मैं भला आपको और क्या दे सकती हूँ। अब दोस्तों वो लड़का उस भिखारीन लड़की की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि ये लड़की तो मुझे चूतिया बना दी है, मेरा काट कर जा रही है और मेरा अनाज भी ले ली है। दोस्तों वो लड़का उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसको अपने घर के अंदर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो भिखारी लड़की वहाँ से अपनी जान बचाती है और बचाते हुए गाँव की तरफ आगे बढ़ जाती है। और दोस्तों वो सोचने लगती है कि देखो आजकल हमारी दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, मैं तो उसको आशीर्वाद देने की बात कर रही थी लेकिन वो तो मेरे जिस्म के पीछे पड़ गया था। अब दोस्तों यही सारी बातें सोचकर वो भिखारिन बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है और सोचते सोचते एक दूसरे दरवाजे पर पहुंच जाती है। जब वहां पर जाती है तो वो आवाज़ लगाने लगती है कि घर में कोई है, दादी घर में कोई है, भैया कोई घर में है। लेकिन दोस्तों घर के अंदर से ना तो कोई आता है और ना ही कोई आवाज़ देता है। दोस्तों जो भिखारिन लड़की थी ना उसका नाम नंदिता था और नंदिता काफ़ी देर तक उस दरवाजे पर खड़े होकर आवाज़ लगाती है। तो दोस्तों उस घर से एक 42 साल के आसपास का एक आदमी उस घर से बाहर निकलता है और उस आदमी का नाम मिथिलेश होता है। दोस्तों मिथिलेश जब अपने घर से बाहर आता है तो नंदिता उससे कहती है कि भाई साहब कुछ दान पुण्य कर दीजिए, कुछ दान दे दीजिए। तब दोस्तों मिथिलेश कहता है कि बहन ठीक है, आप यहाँ साइड में बैठ जाइए, मैं अभी कुछ घर के अंदर से लेकर आ रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ। लेकिन एक बात बताइए, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है
कि मैं कहीं ना कहीं आपको देखा हूँ, आपका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। तब दोस्तों नंदिता कहती है कि क्या आप हमको पहचानते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। भला आप हमको कैसे जान सकते हैं? मैं तो कभी आपसे मिली भी नहीं हूँ और मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। तब दोस्तों मिथिलेश कहता है कि मैंने कहीं ना कहीं आपको देखा तो ज़रूर है। तब नंदिता कहती है कि भैया क्यों मजाक कर रहे हैं? इस गरीब भिखारी को भीख देने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आप भला मुझे कैसे जान सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है कि कहीं मैं भीख मांग रही होंगी और आप मुझे देखे होंगे, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप मुझे पहचानते हैं या फिर आप मुझे देखे हैं। तब दोस्तों मिथिलेश कहता है कि कहीं तुम सुनीता की सहेली तो नहीं हो? अब दोस्तों नंदिता जब ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और नंदिता कहती है कि सुनीता को आप कैसे जानते हैं? वो तो हमारे बचपन की दोस्त है। हम लोग बचपन में एक साथ खेलते थे, एक साथ पढ़ाई किए हैं और एक साथ पले बड़े हैं। आप उसको कैसे जानते हैं? तब दोस्तों मिथिलेश कहता है कि सुनीता मेरी पत्नी है और मैं उसका पति हूँ, मेरी उससे शादी हुई है। अब दोस्तों जब ये बात नंदिता सुनती है ना तो वो एकदम से चौंक जाती है और वो कहती है कि क्या आप सुनीता के पति हैं? हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तब दोस्तों मिथिलेश कहता है कि अरे मैं सही बोल रहा हूँ, तभी तो मैं सोच रहा था कि मैं तुमको कैसे जानता हूँ और तुम्हें कब देखा हूँ, कहाँ देखा हूँ। अब जाकर मुझे ऐसा लगा कि हाँ वो तो तुम उसकी सहेली हो। तब दोस्तों नंदिता कहती है कि सुनीता का पति तो बहुत दुबला पतला था, लेकिन आप तो शरीर से तगड़े दिख रहे हैं। तब दोस्तों मिथिलेश कहता है कि अरे समय का हिसाब से इंसान बदलता रहता है। पहले मैं थोड़ा बहुत पतला था, लेकिन खान पीन की वजह से अब मैं थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ। तब दोस्तों नंदिता कहती है कि अच्छा सुनीता कहाँ है? उसको बाहर बुलाइए, मुझे उसको देखना है, उससे बात करना है। अगर वो मुझसे मिलेगी तो मुझे पहचान जाएगी। तब दोस्तों मिथिलेश इस बात को सुनकर थोड़ा सा मायूसी दिखाता है और दुखी हो जाता है और नंदिता से कहता है कि नंदिता सुनीता तो यहाँ पर नहीं रहती है, वो मुझे छोड़कर चली गई है, किसी और से शादी कर ली है। अब दोस्तों ये बात जब नंदिता सुनती है ना तो वो भी एकदम से हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ये कब हुआ? ये तो बात मुझे पता ही नहीं था। वो तुमको छोड़कर कब चली गई है? ये सब कब की बात है? तब दोस्तों मिथिलेश कहता है कि देखो नंदिता, इस बात को तो 3 साल गुजर चुके हैं। 3 साल पहले ही वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी और तब से मैं अकेले ही अपने भाई के साथ घर पर रहता हूँ। तब दोस्तों मिथिलेश नंदिता से पूछता है कि नंदिता तुम एक बात बताओ, तुम्हारी भी शादी हुई थी और तुम्हारा भी पति था, अच्छी खासा पैसा कमाता था, तुम्हारी जिंदगी बड़े खुशहाल तरीके से गुजर रही थी, लेकिन तुम भीख क्यों मांग रही हो? आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया है? तब दोस्तों नंदिता कहती है कि मैं तुमको क्या बताऊं, मेरा जो पति है ना वो मुझे छोड़कर चला गया था और मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई थी, तो मजबूरी में पेट पालने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ा था, तो इसलिए मैं भीख मांग रही थी। मैं किसी कंपनी में जाती थी काम करने के लिए, तो वहाँ के लोग मुझे बहुत छेड़ते थे, मुझे परेशान करते थे। अगर किसी के घर में मैं कुछ काम काज करने के लिए जाती थी तो वहाँ लोग मेरा फ़ायदा उठाते थे, क्योंकि मैं अकेली रहती थी और कई बार लोगों ने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश भी किया था, लेकिन मैं बच गई थी। वहाँ पर भगवान का शुक्रिया अदा था, मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ। इसलिए मैं किसी के घरों में काम करने के लिए भी नहीं जाती हूँ और मजबूरी में भीख मांगती हूँ। शाम तक थोड़ा बहुत मुझे अनाज वगैरह मिल जाता है, कुछ पैसा मिल जाता है, तो मेरे खाने पीने का रहने का खर्च निकल जाता है। अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया है और जब मैं किसी के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए जाती हूँ तो लोग मुझे भगा देते हैं और कहते हैं कि तुम नौजवान हो, जाकर कहीं काम कर सकती हो। लेकिन मैं उन लोगों को क्या बताऊँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मेरे ऊपर क्या बीत रहा है। अब दोस्तों मिथिलेश जो है ना वो नंदिता की इस बात को सुनकर थोड़ा बहुत दुखी हो जाता है, उसकी आंखों में मायूसी भर जाते हैं और उसके मन में कुछ अजीब ख्याल चलने लगते हैं। मिथिलेश सोच रहा था कि मेरी भी पत्नी नहीं है और ये मेरी पत्नी की सहेली है, इसका भी पति इसको छोड़कर चला गया है और मेरी भी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, तो क्यों ना इसकी ज़िंदगी को संवार दिया जाए। क्योंकि दोस्तों जो मिथिलेश था ना वो अपने छोटे भाई के साथ अकेले अपने घर में रहता था, क्योंकि उसके जो माता पिता थे वो लोग गुजर चुके थे और मिथिलेश का छोटा भाई और उसकी जो पत्नी थी, ये 3 लोग एक साथ एक ही घर में रहा करते थे। लेकिन जब मिथिलेश की पत्नी उसको छोड़कर भाग गई थी दूसरे लड़के के साथ, तो मिथिलेश अपने भाई के साथ उसी घर में अकेले रहने लगा था। और जो मिथिलेश का छोटा भाई था वो घर का काम काज करता था, चूल्हा चौकी करना, खाना बनाना, कपड़ा धोना, और मिथिलेश जो था वो बाहर जाकर काम काज करता था और पैसा कमाता था। तो इस तरीके से इन सब लोगों की ज़िंदगी गुजर रही थी। अब दोस्तों मिथिलेश सोचता है कि अगर मैं नंदिता से शादी कर लूँगा
तो इसको भी एक घर परिवार मिल जाएगा, और अगर ये हमारे साथ हमारे घर में रहेगी तो हमारा भी खाना बनाने का जो झंझट है वो भी दूर हो जाएगा, कपड़ा वगैरह धो देगी, घर की साफ सफाई कर देगी। तभी दोस्तों मिथिलेश नंदिता से कहता है कि मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ, तो कुछ कहना का चाहता हूँ। तब नंदिता कहती है कि बोलो क्या बात है। तब मिथिलेश कहता है कि तुम एक काम करो, तुम भीख मांगने का काम छोड़ दो और आज के बाद से तुम कभी भी ये काम मत करना। तुम्हारी जो भी ज़रूरतें हैं, तुम्हें जो भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी वो सब कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में पूरा हो जाएगा। तुम्हें ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम मेरी बात मानोगी तब दोस्तों नंदिता कहती है कि हाँ बताओ क्या बात है, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। तब दोस्तों मिथिलेश कहता है कि देखो नंदिता, तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि देखो मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई है और तुम्हारा भी जो पति है वो भी तुमको छोड़कर चला गया है और दूसरे से शादी कर लिया है। तुम्हारे पास भी घर परिवार नहीं है और हमारे घर में भी कोई औरत नहीं है जो हमारे परिवार को संभाल सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे से शादी कर लो और मेरे साथ मेरे घर पर रहो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें भी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भीख मांगने से छुटकारा मिल जाएगा। और अगर हम लोग के साथ तुम रहोगी तो हमारा पूरा परिवार खुशहाल रहेगा, हमारी भी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी और तुम्हारी भी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। अब दोस्तों जो सुनीता थी ना, इस बात को सुनकर वो पहले तो थोड़ा बहुत घबरा जाती है और फिर अपने पति के बारे में सोच सोच कर रोने लगती है, लेकिन फिर से अपनी हिम्मत को जुटाती है और मिथिलेश से कहती है कि मिथिलेश, तुम्हारी जो बात है ना वो सही है। अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगी तो मुझे भी भीख नहीं मांगना पड़ेगा और तुम्हारे घर का काम काज मैं कर दूंगी, तो तुम्हारा भी जो काम है वो निपट जाएगा, तुम्हारी भी कुछ मदद हो जाएगी और मुझे भी एक परिवार मिल जाएगा। लेकिन बाद में अगर तुम्हारी जो पत्नी है वो अगर आ जाएगी तो तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे, मुझे छोड़ दोगे। यही सब सोचकर मुझे डर लग रहा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं जिस हाल में जी रही हूँ मुझे अपने ही इस हाल में छोड़ दो। तब दोस्तों मिथिलेश उससे कहता है कि देखो नंदिता, ऐसी बात नहीं है। आजकल ज़माना है कुछ ऐसा है कि लड़कियां आजकल नए नए लड़कों के साथ वक्त गुजार रही हैं और मेरी पत्नी भी अपने प्रेमी के साथ भागकर चली गई है। मुझे पता है कि मेरी पत्नी लौटकर कभी भी घर पर वापस नहीं आएगी क्योंकि वो अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी है। अगर भविष्य में कभी वो लौटकर घर पर आएगी तो मैं उसको घर पर अपने कभी भी नहीं रखूँगा, मैं लात मारकर उसको अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। तुम इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर परेशान ना हो, ये अगर ऐसी कोई भविष्य में परेशानी होगी तो मैं इस चीज़ को संभाल लूँगा, तुम टेंशन ना लो। तब उसको नंदिता कहती कि ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर के लोग मुझे अगर घर से बाहर निकालने लगेंगे, भगाने लगेंगे तो तुम क्या करोगे। तब दोस्तों मिथिलेश कहता है कि देखो हमारे घर में हमारे सिवा कोई नहीं है, हमारा बस एक छोटा सा भाई है और वो मेरा भाई कोई भी विरोध नहीं करेगा, तुमको कुछ नहीं बोलेगा। मेरे माता पिता मर चुके हैं तो सिर्फ मैं ही इस घर में रहता हूँ अपने भाई के साथ, और मैं जो कहता हूँ जो बोलता हूँ वही सब कुछ होता है। इसीलिए तुम इधर उधर की बात मत सोचो, चुपचाप मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं भी तुमको अच्छे से जानता हूँ और तुम भी मुझे अच्छे से जानती हो, तो हम दोनों के लिए रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। अब दोस्तों इस तरीके से जो मिथिलेश है ना, वो नंदिता के कंधे से वो गठरियों को नीचे उतारता है, उसके हाथों का जो कटोरा है उसे अपने हाथ में लेता है, उसको फेंकता है, दूसरी तरफ फेंक देता है और फिर नंदिता को अपने घर के अंदर लेकर जाता है और उससे बहुत सारी बातें करता है। लेकिन दोस्तों जब कुछ वक्त गुजरता है तभी नंदिता सोचती है कि घर में बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ है, क्योंकि दोस्तों कई दिनों से उस घर की साफ सफाई नहीं हुई थी, ऐसे ही पत्तियां उत्तियां बिखरी पड़ी थी। तो नंदिता घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और घर को चारों तरफ से झाड़ू लगाने लगती है और मिथिलेश जो है ना वो छत के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तभी दोस्तों आधे घंटे बाद मिथिलेश का छोटा भाई घर के अंदर आता है तो नंदिता को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान जाता है। वो सोचता है कि कहीं ये कोई चोरी चक्की तो नहीं है, ये हमारे घर में कैसे आ गई है। अब दोस्तों मिथिलेश का जो छोटा भाई है ना, वो नंदिता से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम हमारे घर में क्या करने के लिए आई हो। तब दोस्तों नंदिता कहती है कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुम हमारे घर में क्या करने के लिए आए हो, यहाँ पर बिना पूछे कैसे आ रहे हो। अब दोस्तों मिथिलेश का छोटा जो भाई है ना, इस बात को सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम मेरे ही घर में आकर मुझे ही समझा रही हो। अब दोस्तों मिथिलेश का जो छोटा भाई है ना, वो नंदिता के हाथों को पकड़ता है और खींचते हुए घर के दरवाजे से बाहर लेकर जाने लगता है। तभी दोस्तों जो छत पर उसका भाई बड़ा वाला चढ़ा हुआ था, वो छत से बाहर देखता है तो उसका भाई घसीट रहा था, तो उसको देख लेता है और देखने के बाद वो कहता है कि अरे भाई रुक जाओ, उसको छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। अब दोस्तों इस तरीके से मिथिलेश छत से नीचे उतरता है और फिर अपने भाई को अपनी पूरी बात बताता है, पूरी कहानी बताता है कि देखो ये तुम्हारी भाभी की सहेली हैं और इनका भी पति इनको छोड़कर चला गया है, ये हमारे गांव में भीख मांगते हुए आई थी,
तो मैं इनको पहचान गया था, इनसे हमारी बातचीत हुई थी। तो मैं इनसे बोला हूँ कि देखिए हमारी भी पत्नी नहीं है, वो भी हमें छोड़कर चली गई है, भाग गई है, और आपके भी पति नहीं है, छोड़कर चले गए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। तो ये भी राजी हो गई हैं और मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है, इसलिए आज के बाद से ये हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी और आज के बाद से ये तुम्हारी भाभी हैं। अब दोस्तों मिथिलेश का जब छोटा भाई ये सारी बातें सुनता है कि वो उसकी भाभी हैं, तो दोस्तों पहले तो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था इन सब बातों पर, क्योंकि वो 1-1.5 घंटे पहले घर से निकला था और 1 घंटे बाद जब आया था तो उसको पता चला था कि उसकी भाभी घर पर आ गई हैं। तो इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा अचंभव लग रहा था, ये सारी बातें उसको विश्वास नहीं हो रही थी। यही सब सोचकर वो थोड़ा सा परेशान भी हो रहा था। लेकिन काफ़ी देर बाद मिथिलेश का जो छोटा भाई है वो मिथिलेश से कहता है कि भैया अगर आप उनके साथ अच्छे से रहना चाहते हैं तो आप लोग एक मंदिर में जाकर शादी कर लीजिए, नहीं तो हमारे गांव में बहुत बदनामी होगी और लोग हमारे गांव में तरह तरह की बातें करेंगे। अब दोस्तों मिथिलेश भी सोचता है कि बात तो सही है, क्योंकि गांव में हम लोग की बहुत इज्जत है, लोग हम लोग को मान सम्मान देते हैं, मान सम्मान करते हैं, तो ये सब क्यों बिगाड़ा जाए। अब दोस्तों यही सब सोचकर मिथिलेश प्रधान जी को अपने घर पर बुलाता है और फिर पूरी घटना के बारे में उनको जानकारी देता है। तो प्रधान जी को भी कोई ऐतराज़ नहीं होता है और पूरे गांव वालों की सहमति से एक मंदिर में, गांव के ही एक मंदिर में इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। और नंदिता जो है शादी करने के बाद हंसी खुशी मिथिलेश के साथ उसके साथ घर में रहने लगती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।